हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम टेस्ट नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पहला क्वेश्चन है। ये देखते हैं, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिसमें पहला स्टेटमेंट है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल और आपराधिक दोनों अपीलों की सुनवाई की जा सकती है। फिर है कि सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 136 के अंतर्गत विशेष अनुमति द्वारा अपील प्रदान करने का अधिकार है। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की अपने मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करना। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आइए देखते हैं। लिखा है फर्स्ट वाला कि उनकी नियुक्ति जो होती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, वे राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। तो ये तो हम सबको पता है कि ये स्टेटमेंट सही है, तो ये तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बाकी भी देख लेते हैं एक बार। लिखा है कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सिर्फ भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से होती है, तो ये गलत है। पहली बात तो ओनली वर्ड जनरली क्या होता है, हमारा रॉन्ग होता है, और ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्योंकि देखिए हमें किसी भी स्टेट के जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करना है तो उस राज्य के राज्यपाल की परामर्श लेने की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति में निर्णायक भूमिका होती है, तो निर्णायक भूमिका तो नहीं होती है। ठीक है, ये भी रॉन्ग है। फिर है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संसद के परामर्श से की जाती है, तो ये तो टोटली रॉन्ग है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा का सटीक वर्णन करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कि विधायी और कार्यकारी कार्यों की संवैधानिकता की समीक्षा करने की न्यायालयों की शक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ये भारत में न्यायिक समीक्षा की क्या करता है, अवधारणा को व्यक्त करता है। आगे देखते हैं। फिर देखिए न्यायपालिका की, लिखा है न्यायपालिका की निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही भारत में प्रायः न्यायिक सक्रियता से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को खारिज करना, सक्रिय नियमों के निर्णयों के माध्यम से विधायी अंतराल को कम करना, कार्यकारी नीतियों की समीक्षा करना, या संविधान में संशोधन करना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि सक्रिय निर्णयों के माध्यम से विधायी अंतराल को कम करना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आप देखिएगा कि जनहित याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, तो देखिए केवल प्रभावित व्यक्ति ही जनहित याचिका दायर कर सकते हैं, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि प्रभावित व्यक्ति से इतर कोई भी व्यक्ति जो है वो जनहित याचिका यानी PIL क्या कर सकता है, दायर कर सकता है ना याचिका। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा ऐसे भी। फिर है जनहित याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय में, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ओनली ओनली दो स्टेटमेंट। फिर देखिए जनहित याचिका ओनली, तो यहाँ भी ओनली, यहाँ भी ओनली, यहाँ भी ओनली, और ये तीनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग। तो ऐसे ही हमारा एलिमिनेट करके निकल जाएगा कि जनहित याचिका किसी भी व्यक्ति को उन लोगों की ओर से न्यायालय में जाने की अनुमति देती है जो असमर्थ है। ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इजी से होते हैं, जो कि एलिमिनेट करके उसके आंसर्स आ जाते हैं, तो वैसे क्वेश्चन को हमें कभी भी रॉन्ग नहीं करना है। फिर देखिए कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन को नियंत्रित करता है। तो ये हमारा आर्टिकल 244 ऐसा आर्टिकल है जो अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। फिर देखिए कि किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के जनजातीय हितों की रक्षा करने के लिए विशेष उपाय कर सकता है। तो ये हमारा अनुसूची 5th है ना, 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची, यहाँ सॉल्यूशन देख लीजिए। 5वीं अनुसूची राज्यपाल को राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष नियम बनाने का अधिकार देती है। राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों को इन क्षेत्रों में लागू होने से रोक भी सकते हैं। कौन रोक सकता है? राज्यपाल रोक सकते हैं। ठीक है, यदि यदि वे जनजातीय जीवन शैली को प्रभावित करते हैं तभी। ठीक है, फिर लिखा है राज्यपाल। राज्यपाल को याद रखिएगा 5वीं अनुसूची के तहत जो अनुसूचित क्षेत्रों है, मतलब अनुसूचित क्षेत्रों या फिर जनजातीय
क्षेत्र है, वहाँ के लिए बहुत विशेषाधिकार दिया जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा है ना कि जनजातीय जो राज्यपाल होते हैं, वो जनजातीय रीति-रिवाज़ों, परंपराओं के संरक्षण को सुरक्षित करने के लिए कानूनों में संशोधन भी कर सकते हैं। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। फिर ये जनजातीय क्षेत्रों की स्वायत्तता की रक्षा करने एवं सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान है, ठीक है? प्रावधान करता है कि राज्य की नीतियों के द्वारा उनके हितों का हनन ना हो, ठीक है? फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो हमें पता है कि जो जनजातीय क्षेत्र हमारा पूर्वोत्तर भारत में, वो हमारा 6ठी अनुसूची में है, ठीक है? 6th शेड्यूल में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, फिर लिखा है निम्नलिखित में से कौन-सी विधि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का वैध साधन नहीं है? वैध साधन नहीं है ना? तो याद रखिएगा वैध साधन हमारा विवाह द्वारा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए ओवरसीज़ सिटीज़नशिप ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है कि ओसीआई कार्ड धारकों को भारतीय चुनावों में मतदान करने का अधिकार है। तो ये हमारा सही नहीं है, ठीक है? क्योंकि चुनाव में मतदान का अधिकार ओवरसीज़ कार्ड धारकों को नहीं है। फिर है ओसीआई कार्ड धारकों को भारतीय नागरिक नहीं माना जाता है, बिल्कुल नहीं माना जाता है, ये बात सही है। तो इस तरह से सही हमारा ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन-सा ऐसा आर्टिकल है जो संसद को रोजगार संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए अधिकरण स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है? तो ये हमारा 323 ए है। 323 ए जो है वो संसद को रोजगार संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए अधिकरण स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है? फिर देखिए निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अधिकरण उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्र कुमार मामला। चंद्र कुमार मामला हमें पता होना चाहिए कि 1997 में आया था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अधिकरणों के फैसले उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन है। ठीक है? फिर उसके बाद है न्यायालय ने क्या स्पष्ट किया कि न्यायिक न्यायिक समीक्षा जो है वो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और कोई भी कानून उच्च न्यायालयों की इस शक्ति को कम करने के लिए संशोधन नहीं कर सकता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? तो ये राज्य के राज्यपाल के पास है। फिर देखिए भूरिया समिति किससे रिलेटेड है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इस तरह का वन लाइनर क्वेश्चन जो है ना फैक्ट वाले, वो काफ़ी पूछे जाते हैं। भूरिया समिति जो है वो रिलेटेड है जनजातीय क्षेत्र प्रशासन से, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कब हुई थी इसकी स्थापना? 1990 में। डेट भी याद रख लीजिएगा कि भूरिया समिति की स्थापना जो है वो जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से रिलेटेड है और भूरिया समिति की जो स्थापना है वो 1990 में हुई थी, ठीक है? फिर देखिए शासन जल विद्युत परियोजना, ठीक है? शासन जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसमें 2 कथन दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है कि यह हिमाचल प्रदेश में स्थित भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। कौन-सी? शानन जल विद्युत परियोजना, शानन जल विद्युत परियोजना। फिर है इसका निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ था और वर्तमान में यह पंजाब सरकार के नियंत्रण में है, तो ये दोनों ही सही हो जाएगा, ठीक है? फिर देखिए ग्रेट बैरियर रीफ में प्रवाल विरंजन के निम्नलिखित में से कौन से कारण हो सकते हैं? तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो जनरली क्या होता है हमारा ऑल ही इसका आंसर होता है, लेकिन एक बार आप खुद से भी पढ़ लेंगे। देखिए, पहली बात तो मैंने आपको ये वाला पहले भी इसका रीज़न बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी पुरानी वीडियोज़ में जाकर इस क्वेश्चन का जो मैंने ट्रिक बताया वो आप देख सकते हैं। और इसमें क्या है, तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए थोड़ा-सा प्रवाल के बारे में जान लेते हैं कि प्रवाल होता क्या है। तो देखिए, जल के नीचे पाई जाने वाली वृहद संरचनाएँ समुद्री अकशेरुकीय प्रवाल के कंकालों से निर्मित व्यक्तिगत रूप से पॉलिप कहलाती है। शैवाल जुजैंथली के साथ सहजीवी संबंध क्या करता है? निर्मित करता है। समुद्री जैव विविधता का 25% से अधिक क्या होते हैं हमारे? कोरल के रूप में होता है, ठीक है? प्रवाल के रूप में होते हैं। फिर देखिए हार्ड कोरल बनाम सॉफ्ट कोरल, मतलब हार्ड कोरल क्या होते हैं और सॉफ्ट कोरल क्या होते हैं? तो हार्ड कोरल में लिखा है कि कठोर एक्सोस्केलेटन जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है भित्ति के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। फिर लिखा है सॉफ्ट कोरल। सॉफ्ट कोरल में हो जाएगा कि सॉफ्ट कोरल जो होते हैं ना वो भित्ति का निर्माण नहीं करता है, बल्कि हार्ड कोरल भित्ति का निर्माण करता है और किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। सूत्र क्या होता है इसका?
CaCO3 होता है ना, ये सब याद रखिएगा। ग्रेट बैरियर रीफ हमारा कहाँ है बताइए? ऑस्ट्रेलिया में। भारत में प्रवाल कहाँ-कहाँ पाया जाता है? कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में भी और मालवन के क्षेत्रों में, ठीक है? और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो दवाओं में यूज़ होता है, भोजन में होता है, प्रवाल भित्तियाँ तूफ़ान, शरर से तटरेखाओं की रक्षा करती हैं, रोज़गार प्रदान करती हैं, ठीक है? ये सब हो जाएगा। फिर प्रवाल विरंजन क्या होता है? कोरल ब्लीचिंग जिसे बोला जाता है, तो कोरल ब्लीचिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, इसको मैं आपको ईज़ी वर्ड में समझा देती हूँ कि जब प्रवालों पर तनाव बढ़ता है, ठीक है? किसी भी कारणवश जैसे कि मान लीजिए कि बहुत गंदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है या फिर पानी में क्या हो गया ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, तो उसका प्रभाव किस पर पड़ता है? प्रवाल पर पड़ता है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि जो प्रवाल होते हैं ना, वो उसके ऊपर जो परत होता है वो धीरे-धीरे मतलब उसका जो रंग होता है वो उसका क्षरण होने लग जाता है, ठीक है? और जो प्रवाल होते हैं वो एकदम व्हाइट कलर के हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं प्रवाल विरंजन, प्रवाल का अपने रंग को खोना, ठीक है? फिर देखिए हाल ही में जन समाचारों में रहा कोर लोडिंग ऑफ पीएफबीआर किससे संबंधित हो? ये नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित है, ठीक है? और पीएफबीआर का फुल फॉर्म देख लीजिए, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है? तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज़ रिलेटेड विद द नाभिकीय ऊर्जा ना। और याद रखिएगा कि ये कहाँ है? तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित है और इसे ईंधन के रूप में इसमें प्लूटोनियम और यूरेनियम का यूज़ किया जाता है, ठीक है? ये भी याद रखिएगा। फिर देखिए निम्नलिखित स्टेटमेंट्स पर क्या करना है? गौर करना है। इसमें बोल रहा है कि उपरोक्त कारकों में से कितने एआई मॉडल के जल पदचिह्न मतलब वाटर फुटप्रिंट में योगदान करते हैं, ठीक है? तो ऐसा क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया कि जनरली इसका आंसर क्या होता है? सब होता है क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे चीज़ हो भी सकते हैं जो योगदान कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं एंड हम लोगों को ये चीज़ नहीं पता है और कोई भी ऐसा चीज़, ठीक है? जो पर्टिकुलर किसी चीज़ से रिलेटेड हो, तो अगर हमें योगदान की बात आती है या फिर उसके महत्व की बात आती है, तो याद रखिएगा कि कभी-कभी ऐसा होता है कि 0.001% ही सही लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ों का योगदान रहता है। तो अगर ये मान लीजिए कि 0.001% ही रहा, अगर इतना भी योगदान है तो है और हमें तो ये पता नहीं है। इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा, ठीक है? फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन-सी कलाकृतियाँ बादामी चालुक्य काल से निकटता से जुड़ी हुई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिवलिंग में पनवत्तम। ये हमारा बादामी चालुक्य काल से जुड़ी हुई है, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।